नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। केसी त्यागी प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड ने इस्तीफा दे दिया है। देखने में एक घटना लगती है इस्तीफे की। कुछ लोग इसका एनालिसिस भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि उनसे इस्तीफा लिया गया है, उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है। उनका बयान आया है कि मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, मैं नीतीश के साथ जुड़ा हुआ हूं और मैं पार्टी में काम करता रहूंगा। लेकिन प्रवक्ता पद से उनको इस्तीफा उन्होंने दे दिया है या देना पड़ा है। उनकी जगह पे जिनको प्रवक्ता बनाया गया है वो सज्जन पटना के हैं, वहीं रहेंगे। दिल्ली में ना तो उनके मीडिया से ज़्यादा कनेक्ट हैं, ना दिल्ली का मीडिया दौड़ दौड़ के उनके पास बयान लेने जाएगा। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय मसलों पे जनता दल यूनाइटेड मौन होने वाला है या मौन हो चुका है। लेकिन क्या जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय मसलों पर मौन हुआ है या नीतीश कुमार का दी एंड हम देख रहे हैं? जी हां, केसी त्यागी एक व्यक्ति नहीं है। केसी त्यागी लगातार नीतीश कुमार की पार्टी में हो रहे बदलावों का एक सिलसिला है और उस सिलसिले का एक बड़ा प्रतीक है। कैसे नीतीश की पार्टी पे पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार 2025 के बिहार चुनाव के लिए फील्डिंग कर रही है और इस फील्डिंग में नीतीश को किस तरह से कमज़ोर कर दिया गया है। इस वीडियो में हम समझेंगे। आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बदलाव ब्यूरोक्रेसी में किए गए। एक बारीक रिसर्च है और ये ऐसा रिसर्च है जो आपको शायद ही आसपास कहीं देखने को इन दिनों में मिला हो, खासतौर पे केसी त्यागी के इस्तीफे के संदर्भ में। मैं अभी आता हूं, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं दो खबरों से। जिस दिन केसी त्यागी का इस्तीफा हुआ है इसी दिन दो खबरें आई हैं और ये दोनों खबरें मीडिया में छपी हैं और इन दोनों खबरों को जैसी होती है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की खबरें, उस तरह से खारिज कर दिया गया है। लेकिन बिहार के मुख्य सचिव और बिहार के डीजीपी दोनों अधिकारियों को बदल दिया गया है। यानी जो प्रशासनिक चीफ और पुलिस का चीफ दोनों को बदल दिया गया है। बिहार के कैडर के अमृतलाल मीणा सीनियर अधिकारी थे और उनको केंद्र सरकार में डेपुटेशन के तौर पे बुलाया हुआ था और केंद्र में वो कोयला सचिव होते थे और केंद्र से अब उनको वापस भेजा गया है बिहार, जहां पर उन्होंने मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल ली है। यानी जो चीफ सेक्रेटरी है बिहार का, जो सबसे बड़ा बिहार प्रदेश का आईएएस अधिकारी है या वहाँ की कहें कि कार्यपालिका का चीफ है, वो दिल्ली से भेजा गया है। उनका डेपुटेशन ख़त्म कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इजाज़त दे दी है कि वो चले जाएं और मीडिया ये खबरें बता रहा है कि वो नीतीश कुमार की चॉइस हैं। अभी हम इस पे आते हैं, क्या मामला है। इस तरह से एक और बदलाव हुआ है और वो बदलाव ये है कि जो आईपीएस के 1989 बैच के अधिकारी आलोक राज को बिहार का पुलिस महानिदेशक बनाया गया, डीजी बनाया गया है। दोनों लोग 89 बैच के हैं। दोनों लोग 2025 में रिटायर होंगे और दोनों ही लोग 2025 का चुनाव कराने के बाद रिटायर होंगे। और अगर 2-4 महीने का मामला कुछ रहेगा भी तो जाहिर बात है एक्सटेंशन मिल जाएगा। अगर आप इसको सीधे और सरल तरीके से समझें और आप इसका कोई पोस्टमार्टम करना चाहें तो ये दोनों अधिकारी दिल्ली से चुनाव कराने के लिए भेजे गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्हीं महोदय को, जिनको अब डीजीपी बनाया गया है, इनको पहले भी बिहार का डीजीपी बनाने का प्रस्ताव आया था। तब नीतीश कुमार की दोस्ती लालू यादव के साथ थी। तो भारतीय जनता पार्टी की पसंद का आदमी कैसे बन जाता? तो इनको उस वक्त नहीं बनाया गया था। अब क्या हुआ है कि जब चीफ सेक्रेटरी बने हैं
तो एक ऐसे अधिकारी की जगह पर बनाए गए हैं मीना साहब, जिसका नाम है प्रत्यय अमृत। प्रत्यय अमृत को चीफ सेक्रेटरी ना बनाकर दिल्ली से एक अधिकारी को बुलाकर चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। इसके बाद प्रत्यय अमृत 1 महीने की चिट्ठी हैंडराइटिंग में लिख के, जो 1 दिन पहले तक चीफ सेक्रेटरी थे, उनको देकर एप्लीकेशन लगा के 1 महीने की छुट्टी पे चले गए। यानी कि जिस आदमी को चीफ सेक्रेटरी बनना था, वो आदमी नाराज होकर 1 महीने की छुट्टी पे चला गया है। नाराज होकर अनुमान लगाया जा रहा है। उसने कहीं नाराज होकर लिखा नहीं है, उसने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मैं निजी कारणों से जा रहा हूं। निजी कारण बहुत अहम होते हैं। दरअसल एक लॉबी लगातार एक काम कर रही है, और वो काम ये कर रही है कि नीतीश कुमार को स्ट्रिप ऑफ करो। यानी कि समझिए कि नीतीश कुमार एक योद्धा हैं। पुरानी फिल्में आप देखते होंगे मुगल आजम टाइप की, उसमें क्या होता था कि जो महाराजा होता था सिर पे एक हेलमेट पहन के रखता था, जिसको कहते थे सिरस्त्राण, जो एकदम आप तलवार मारोगे तो उसके सर में चोट नहीं लगेगी, क्योंकि उसने लोहे का पूरा पहना हुआ है। इसी तरह से शरीर पे वो जंजीरों के कपड़े पहनता था। पृथ्वीराज चौहान ने पहने थे, सोचिए, याद कीजिए, मुगल आजम में, है ना। तो वो लोहे की पूरी पोशाक होती थी, जंजीरों से बुनी हुई। उस पर भी आप मारेंगे तलवार तो कुछ नहीं होगा। तो नीतीश कुमार के पास में, किसी भी व्यक्ति के पास में एक इसी तरह का फ्रेमवर्क होता है। मोदी जी गुजरात से आए तो आपने देखा होगा बहुत सारे अधिकारियों को वहां से लेके आए हैं। हर जगह गुजरात कैडर के अधिकारी, गुजरात लॉबी दिखाई देती है आपको। सीबीआई चीफ बनाया तो अपना बना दिया उन्होंने, बीएसएफ का चीफ बना दिया, नारकोटिक्स ब्यूरो का बना दिया, सब तरह के चीफ बना दिया। तो अब जो है नीतीश कुमार के भी कुछ अधिकारी थे जो उनकी लॉबी थी। अब बिहार के पत्रकार, चूंकि बिहार के लोग जाति में ज़्यादा सोचते हैं, वो इसको भूमिहार लॉबी, लाला लॉबी, कास्ट लॉबी के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन मैं उसको देखना नहीं चाहता हूं। तो नीतीश कुमार से जो एसोसिएटेड थे लॉबी, जिसको लोग कास्ट लॉबी बता रहे हैं, इनफैक्ट वो नीतीश कुमार के विश्वस्त अधिकारी होते थे सारे के सारे। उनमें ये महोदय भी थे, जहां से शुरू कर रहा हूं मैं, अभी आगे और भी आऊंगा, और भी जानकारियां हैं, जिनका नाम है प्रत्युष था। इनको जो है अमृत प्रत्युष, इनको ना चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सके, इसके लिए कैंपेन शुरू हुआ सोशल मीडिया पे। और उससे भी ज्यादा एक कैंपेन ये हुआ कि ईडी यहां पर भी इन्वॉल्व हो गए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। जो खबरें सोशल मीडिया पे आई, मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसी कोई खबर नहीं थी। उसको आप कह सकते हैं कि मीडिया की खबरें दब गई। उसको आप कह सकते हैं कि जो प्रत्युष हैं उनके वहाँ मीडिया रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और वो अक्सर मीडिया के मित्रों की मदद करते रहते हैं। तो इस खबर को दबाने में वो कामयाब रहे, ये कहा जा रहा है, या ये भी हो सकता है कि ये खबर ही झूठी हो। खैर, उनको 3 दिन तक बुलाकर ईडी ने पूछताछ की है, और पूछताछ करने के पीछे बहुत सारे कारण बताए गए हैं। और उसमें एक चीज़ और भी है कि ये सड़क पुल निर्माण निगम वगैरह बहुत सारी चीज़ों को देखते रहे हैं, तो बहुत सारी प्रत्युष साहब विदेशी डीलिंग में भी शामिल रहे हैं। और जो सोशल मीडिया पोस्ट आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि प्रत्युष महोदय जो हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ज़मीनें वगैरह वहाँ पर खरीदी हुई हैं, और उनकी बहुत सारी संपत्ति है। तो उस संपत्ति को लेकर ईडी ने ये पूछताछ वगैरह उनके साथ की। एक तरफ ये खबरें फैलाई गई, दूसरी तरफ अगर ये खबर सही है तो प्रत्युष को दबाव में लिया गया होगा कि भाई ठीक से रह ले। और वो व्यक्ति प्रत्युष नीतीश कुमार का बहुत क्लोज अधिकारी होता था। यानी नीतीश कुमार का एक क्लोज अधिकारी अगर ईडी की पूछताछ में आता है तो ये नीतीश के लिए भी संदेश है कि सुशासन बापू चुपचाप बैठे रहो, अपना इलाज कराते रहो, वरना ईडी 2 पुड़िया गांजा निकाल देगी। मतलब जैसे पुलिस वाले निकाल देते हैं, ईडी कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन निकाल लेगी जो नीतीश कुमार के खिलाफ होगी, और नीतीश कुमार नप जाएंगे। यानी एक तरह से नीतीश कुमार एक बड़े साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते हैं।
लेकिन सिर्फ इतना ही होता तो काम चल जाता। एक और अधिकारी हैं जिनका नाम है दीपक कुमार। दीपक कुमार प्रधान सचिव माने जाते हैं नीतीश कुमार के। कभी वो लालू यादव के भी बहुत नजदीक होते थे किसी जमाने में, और वो दीपक कुमार लगातार नीतीश के नजदीकी हैं। ईडी ने, प्रधान सचिव का मतलब होता है कि मुख्यमंत्री का एकदम कम्युनिकेशन चीफ है वो। मुख्यमंत्री से कोई काम हो तो उसको बोलो, और किसी से कुछ बोलना है तो मुख्यमंत्री उसको बोलेंगे। आप अगर मुख्यमंत्री से मिलके आएंगे और मुख्यमंत्री ने कह दिया ठीक है आपका काम हो जाएगा, तब भी उसको फॉलो करने के लिए आपको प्रधान सचिव के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सीएम बोल के चले जाएंगे, उसके बाद बाकी के आदेश वादेश यही करते हैं। तो ये जो दीपक कुमार जी प्रधान सचिव हैं, अब नहीं है, इनके बेटे का बिजनेस है दिल्ली में, और उस बेटे के साथ पूछताछ की गई जिसमें 190 करोड़ रुपए, ये भी सोशल मीडिया पे चीजें सामने आई। लेकिन इन खबरों में भी ज्यादा डिटेल नहीं आ पाई, क्योंकि सिर्फ मामला पूछताछ तक ही था। अगर ईडी ने कोई प्रेस रिलीज जारी की होती या कोई ईडी ने इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई होती तो ये आज पब्लिक डोमेन में होता, अगर ऐसा हुआ है तो उनसे पूछताछ की गई और 190 करोड़ रुपए का कोई ट्रांजैक्शन है। और इसका मतलब आप समझ लीजिए कि उनको भी, जो नीतीश कुमार के, मतलब जो अभी केजरीवाल का प्रधान सचिव नहीं है, एक जिसका डेजिग्नेशन अलग इधर उधर हो सकती है, कोई पीएस बोला था उनको, किसी ने कुछ बोला था, वो आदमी जिसके ऊपर आरोप लगा कि उसने महिला आयोग की दिल्ली के अध्यक्ष के साथ में मारपीट की थी, उसी तरह की हैसियत दीपक कुमार की होती है। यानी नीतीश का एक दूसरा नजदीकी अधिकारी, और उस अधिकारी के खिलाफ भी ईडी जांच कर रही है। उसके बच्चे सबकी कमजोरी होते हैं, उसके बेटे की कंपनी के ट्रांजैक्शन को लेकर जांच हो रही है। यानी रास्ते पे आ जाओ, वरना मामला बच्चे का है। ये किस तरह से बहुत क्लासिक तरीके से नीतीश कुमार दोनों तीनों तरफ से पहले से घिरे आ रहे हैं। ये सब घटनाएं केसी त्यागी से पहले की हैं। केसी त्यागी ने गाजा पे क्या बयान दिया, केसी त्यागी ने वक्फ बोर्ड वाले बिल पे क्या बयान दिया, ये सब चर्चा तो सब कर रहे हैं। लेकिन ये बयान देने के बाद केसी त्यागी जैसे पुराने और मंजे हुए नेता को अगर नीतीश हटा दें तो कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इसके पीछे क्या है, इस पर भी मैं आऊँगा, और नीतीश का कामकाज जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, इसको भी हम समझेंगे। एक और अधिकारी थे, 16 जुलाई की बात है, 20 से ज़्यादा स्थानों पर छापेमारी होती है, दिल्ली, यूपी, पंजाब, पुणे, और उसमें एक आईएएस अधिकारी हैं संजीव हंस, उनके ऊपर ये छापेमारी होती है, और उनके साथ में एक आरजेडी के विधायक का भी नाम जुड़ता है। लोगों का कहना है कि संजीव हंस ने अपने पद का दुरुपयोग किया, 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बेनामी संपत्ति उनकी मिली है, और गुलाब यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता है वहाँ से भी 5-6 करोड़ रुपए मिले हैं। हवाला के माध्यम से भी बेनामी लेन देन करने का आरोप है। भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, व्यावसायिक साझेदारी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें इनके खिलाफ लाई गई। संजीव हंस रिजर्व कोटे से आने वाले अधिकारी हैं, और ये माना जाता है कि जो तेज आईएएस होते हैं वो ऐसे लोगों को, नेता लोग ऐसे लोगों को आगे करके रखते हैं। यानी 3 अहम लोग जो अहम पदों पर हैं, वो तीनों के तीनों बहुत अहम तरीके से केंद्रीय एजेंसियों के चंगुल में हैं। अब एक और डेवलपमेंट हुआ है, ईडी का जो नया चीफ बनाया गया है वो भी राहुल नवीन नाम का व्यक्ति है, बिहार कैडर से आता है। बिहार में काम किया हुआ आदमी जो बिहार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं रखता है, और वो आदमी जो बिहार में नीतीश कुमार की गतिविधियों से संबंध, क्योंकि देखिए जब आईएएस आईपीएस होते हैं, जब साथ में बैठते हैं, अधिकारी बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज भी होता है। आप इंसान हैं, किसी से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी
अपने फ्रस्ट्रेशन भी एक ऐसे आदमी से साझा कर लेते हैं जो आप ही की तरह का है। तो बहुत सारी चीज़ें, अंदर की बातें लोग जानते हैं। खैर, वो बिहार कैडर के हैं और उनको ईडी का नया डायरेक्टर बनाया गया है। अब क्या होगा? उनको पता है कि नीतीश की फंडिंग कहां से आती है। पता तो हमको भी है। उनकी फंडिंग अंबानी से नहीं आती, अडानी से नहीं आती, आती होगी थोड़ी बहुत। उनकी फंडिंग आती है फार्मा लॉबी से, उनकी फंडिंग आती है शराब लॉबी से, बहुत सारी जगहों से। तो अब ये जो आदमी यहाँ आके दिल्ली में बैठा है, जिसको ईडी की पावर दी गई है, इसको एक फ़ोन करके कहा जाएगा तो ये तुरंत ये जो सिरस्त्राण, हेलमेट वेलमेट जो पहन के योद्धा जा रहा है ना नीतीश कुमार, इसके सारे ये जो सेफ्टी प्रिकॉशन वाले कपड़े उतरवा देंगे। वो नो सेफ्टी। अब नीतीश कुमार वल्नरेबल हो गए। देखिए, नीतीश कुमार के नज़दीक के अधिकारियों को ठिकाने लगा दिया गया। 40-42 तबादले भी हुए हैं इस बीच में बिहार में। बड़ी संख्या में अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है और नीतीश के नज़दीक के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे और केस आप देख लीजिए। इसके अलावा ईडी का चीफ बिहार से बना दिया गया। चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को, दोनों को केंद्र से भेजा गया और ये दोनों लोग अपना जो कार्यकाल है वो बिहार चुनाव तक ये रहने वाले हैं। तो इतना सारा पीछे इसके ब्रेन कौन है और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, वो कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर की हालत समझनी पड़ेगी। माना यह जाता है कि जैसे मोदी जी 2 बैसाखियों के भरोसे हैं, एक बैसाखी चंद्रबाबू नायडू हैं और दूसरी बैसाखी हैं नीतीश कुमार, वैसे ही नीतीश कुमार की भी 2 बैसाखियां हैं। एक बैसाखी है लल्लन जी, दूसरे हैं संजय झा। संजय झा आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के पुराने आदमी हैं, अरुण जेटली के चेलों में रहे हैं और बाकायदा उनके प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि वो यूथ विंग भारतीय जनता पार्टी की है, उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं। जेटली जी ने 2012 में उनको नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल करवाया या वो खुद शामिल हुए, ये सब बातें अलग अलग है क्योंकि हम तो वहाँ थे नहीं। लेकिन ये माना जाता है कि नीतीश कुमार ने के साथ में 2012 में ये जुड़े और 14 का चुनाव था, बहुत सारी चीज़ें थीं, तब से जुड़े हुए हैं। तो जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ में नीतीश कुमार की सरकार बनी है, तब से संजय झा जेडीयू में नंबर 2 हो गए हैं। नंबर 2 लल्लन जी हैं नीतीश के साथ निजी संबंधों के कारण हैं, बहुत सारी निजी बातों के कारण हैं, लेकिन ज़्यादा पार्टी में चल नहीं रही है। संजय झा कहने को नंबर 2 हैं, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से वो नंबर 1 दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार प्रतीकात्मक नंबर 2 बन गए हैं। पार्टी से जुड़े हुए ज़्यादातर अहम फैसले वही लेते हैं और बीजेपी के साथ में जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो भी वही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश अमित शाह का जाता है, उसका नीतीश से एग्जीक्यूशन कराने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। और अब भी जो केसी त्यागी को बाहर किया गया, तो इसके पीछे भी संजय झा का फैसला बताया जा रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि संजय झा की रोज रोज की दखलंदाजी से केसी त्यागी आजिज आ चुके थे और वो इन सभी मसलों पे नहीं चाहते थे कि उनको परेशान किया जाए। अब ये 2 थ्योरी हो गई, एक तो उनको निकाल दिया गया या उन्होंने छोड़ा, लेकिन दोनों ही स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को खुश करने का प्लान था। अब पार्टी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में नीतीश के जो क्लोज एसोसिएटेड हैं, लोग हैं, जो निकटतम लोग हैं, और ऐसे लोग जो नीतीश कुमार की जो कोर आइडियोलॉजी है, समाजवादी विचारधारा है, उस विचारधारा को मानने वाले हैं। एक तो संजय जी जैसे लोग हो गए जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आते हैं, दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं। ये तब तक काम के हैं जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार है,
लेकिन अगर नीतीश बीजेपी से बाहर जाना चाहें या बीजेपी नीतीश को दूध की से मक्खी की तरह कभी निकाल के फेंके, तो जो लोग साथ खड़े होने वाले हैं, मुकाबला करने वाले हैं, या जो लोग आज मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों को, मजदूरों को, गरीबों को, वंचितों को जेडीयू के साथ रखने का काम कर रहे हैं, उनमें थे केसी त्यागी। अब केसी त्यागी के इसीलिए जो बयान आते थे वो ये माना जा रहा था कि केसी त्यागी मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए, मुसलमानों को नाराजगी ना हो कि नीतीश ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो एक आदमी उनकी तरफ से मुखर बोले ये भूमिका निभा रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि केसी त्यागी ने ये बात नीतीश को समझाई थी कि भैया हमको बोलने दो, कम से कम आपका ये जो पुराना बेस है छोड़ के ना भागे आपको। लेकिन केसी त्यागी अगर पावरफुल रहेंगे, लल्लन अगर पावरफुल रहेंगे, तो संजय झा हमेशा कंफर्टेबल नहीं रहेंगे ना। तो उस पूरी व्यवस्था के बीच में अब क्या बचा? अब नीतीश बचे जो चारों तरफ से उनके ब्यूरोक्रेसी के अंदर उनका जो नेटवर्क था। अब लोग बता रहे हैं जो नए अधिकारी आए वो भी उनके क्लोज हैं, नज़दीक है, वगैरह वगैरह। लेकिन आप एक बात बताइए, जब लोगों को पता है कि नीतीश की सेहत की हालत क्या है, लोगों को पता है कि नीतीश किस हद तक और कब तक टिक पाएंगे ये नहीं पता, सेहत के नज़रिए से भी, राजनीतिक नज़रिए से भी, दूसरी चीज़ों से भी, तो वो ब्यूरोक्रेट अपनी ज़िंदगी इनके साथ क्यों बर्बाद करेगा? आप ऐसे समझ लो, एक आदमी है, कैंसर का पेशेंट है, तो कोई भी लड़की उससे शादी क्यों करेगी? वो कहेगी भाई इस आदमी को 15-20 दिन बाद चले जाना, 2 महीने बाद चले जाना है, मैं इसके साथ जीवन क्यों? अब या तो वो बहुत प्यार मोहब्बत की बातें अलग होती हैं, उसमें आदमी कुछ भी कर लेता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, फिल्मों में भी कुछ भी कर लेता है। तो उसी तरह से जब नीतीश का पता है कि नीतीश अब पूरी तरफ से घिर चुके हैं, उनके नज़दीकी अधिकारियों की फाइलें खुल चुकी हैं, उनसे पूछताछें हो चुकी हैं, ईडी का चीफ बिहार से बना दिया गया है, डीजी चीफ सेक्रेटरी दिल्ली वाले बन गए हैं, तो ऐसी हालत में नीतीश कुमार जो है वो क्यों कर कोई नीतीश कुमार से जुड़े रहना चाहेगा? तो जो अधिकारी दिल्ली से भी आए, जिनको आप बहुत क्लोज मान के भी चलो नीतीश का, लेकिन अब ये जो 3 केसेस हुए हैं ईडी के, उसके बाद किसी अधिकारी का ये साहस नहीं होगा कि वो नीतीश का सगा बन जाए। तो नीतीश एक तरह से पूरे चारों तरफ से 360 डिग्री बढ़िया से गिर गए हैं, और 2025 के चुनाव तक नीतीश के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और जहां तक नीतीश का सवाल है, नीतीश ऐसा नहीं है, वो मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन बिहार में जो जनमत है वो नीतीश के पक्ष में नहीं है। बिहार में मैंडेट नीतीश को नहीं मिला है। नीतीश तो एक परिस्थिति ऐसी है जिससे वो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि नंबर 1 पार्टी कौन सी है? लालू की है। लालू की पार्टी 79 सीट के साथ में, 79 है मेरे ख्याल से, वो नहीं चाहती कि 45 सीट वाले जो है वो नीतीश बीजेपी के साथ चले जाएं और सरकार बना लें, तो इसलिए उन्होंने समर्थन दे दिया। और इधर एक कम सीट रखने वाली आरजेडी से 78 सीट रखने वाली बीजेपी नहीं चाहती कि लालू यादव के पास पावर जाए तो नीतीश उसके साथ सरकार बनाए। तो इस परिस्थिति में दोनों ही पार्टियां उनको मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं, सिर्फ 45 सीटों के साथ में। तो नीतीश कुमार एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर मान लीजिए, या परिस्थिति जन्य मान लीजिए, या बीजेपी और आरजेडी की संयुक्त मजबूरी मान लीजिए। तो नीतीश अब क्या करें? दूसरी समस्या नीतीश के पास ये है कि अब चूंकि वो अगर ये सोचे भी कि चलो भाई मैं बीजेपी को छोड़ देता हूं और 2025 के चुनाव में आरजेडी के साथ लड़ जाता हूं, इन्होंने तो जीना मुश्किल कर रखा है, ये कर रखा है, उनके पास ये भी विकल्प नहीं है, क्योंकि जिन लोगों से वो चारों तरफ से अब घिर गए हैं वो सब लोग बीजेपी के लॉयल हैं। और अगर वो ऐसा करने भी जाते हैं नीतीश, तो ये जो अधिकारियों के पूछताछ हुई है, फाइलें हुई हैं, ये हुई है, वो ही हैं। याद कीजिए शराब घोटाले में क्या हुआ। जो आदमी उस घोटाले में आरोपी था उसी ने केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया, उसी ने बीजेपी को चंदा भी दे दिया, और क्या हुआ? केजरीवाल जेल में चले गए। तो इन अधिकारियों के लिए भी ऑप्शन रहेगा कि अगर बचना चाहें तो नीतीश को फंसा दें, और ये बात मुझसे आपसे ज़्यादा नीतीश समझते होंगे।
तो जो भी है, फरहाल जो पूरा सीन है, उस सीन को देखते हुए जो बातें मैं कह रहा हूँ, ये मेरा अपना परसेप्शन है, मेरी अपनी सोच है, इसका कहीं कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, और ये बातें कभी साबित भी नहीं हो सकती। कभी जांच वांच होकर कोई बहुत बड़ी जांच हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ये हैं हालात, ये प्रॉक्सिमिटी, ये संबंध किसके, ये सब जानते हैं, इसमें कुछ छिपाने का नहीं है। तो नीतीश एक तरह से देखा जाए तो आज की तारीख में ख़त्म हो चुके हैं। नीतीश कुमार हैं लेकिन नहीं हैं, वो हैं पर सिंबॉलिक तौर पे हैं। माना कि नीतीश कुमार हैं, और जो माना कि है उसी के आधार पर ये सरकार चल रही है। और अब 2025 का जब चुनाव होगा, नीतीश की पार्टी में जो टिकट भी दिए जाएंगे वो भी ऐसे टिकट दिए जाएंगे जो बीजेपी तय करेगी। कई बार ये होता है अपने आदमी को दूसरी पार्टी से टिकट दिला, जैसे वेस्टर्न यूपी में जब समझौता हुआ तो अजित सिंह की पार्टी से टिकट दिए गए और कहा गया कि भाई ये आदमी हमारा होगा, सीट तुमको दे दी हमने, तुम्हारी पार्टी को दे दी, लेकिन कैंडिडेट इसको रखो। इस तरह के अरेंजमेंट भी होते हैं, वो भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि अब मिलके लड़ रही है तो कहेगी भाई नीतीश जी ये 45 सीट आप जीते थे पिछली बार, अगर जीतनी है तो इस ए, इस बी, इस सी और इस डी को ही टिकट देना, क्योंकि आपका ये ई, एफ, जी, एच नहीं जीतने वाला है। तो नीतीश की पार्टी पे भी पूरा फुल कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त बिहार में आ चुका है। और इस परिस्थिति के बीच में ये जो केसी त्यागी का इस्तीफा है ना, इसको आप देखिए। केसी त्यागी का इस्तीफा, किसी नेता ने इस्तीफा दे दिया, बयान से नाराज थी पार्टी, वो चीज़ नहीं है। ये पूरा बिहार में रिजीम चेंज हो रहा है, सत्ता बदल रही है, धीरे धीरे सत्ता पर कब्जा किया जा रहा है एक बीमार नीतीश कुमार की, और वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। उम्मीद करता हूँ आप पूरा गणित समझ गए होंगे, राजनीति समझ गए होंगे, समझ गए हों, और आप चाहते हैं कि यहाँ आकर आप जानकारियाँ और लेते रहें, विश्लेषण लेते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा लाइक शेयर में से दो में से एक चीज़ और कर दीजिए। सब्सक्राइब करें तो घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारे वीडियो आपको मिल सकें। नमस्कार, जय हिंद।